अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल कराची के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और इत्तेफाक से कल रात लेट नाइट मेरा बाइक के ऊपर बाहर निकलना हुआ। इस कदर सर्दी थी कि आप यकीन करें कि अपने तौर पे इंतज़ाम करने के बावजूद मेरा जिस्म काँप रहा था और बामुश्किल में कुछ देर ही बाइक पे सफ़र कर पाया। खैर ये भी एक वेदर होता है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे और सलामती से सारे मामलात चलते रहें। खैर इसी तरह की एक कहानी है और ये कहानी हमारे एक दोस्त हैं हाशिम साहब। ये उनकी कहानी है और ये कहानी उनके साथ अब से तकरीबन 9 या 10 साल पहले पेश आई थी। ये बताते हैं कि अब से कुछ सालों पहले मैं जब एक मीडिया कम्युनिकेशन हाउस में काम किया करता था, तो मेरा जो जॉब का टाइम था वो जाने का तो टाइम पक्का था। यानी मैं सुबह 9-10 बजे इवन 11 बजे वहाँ पे पहुँच जाया करता। लेकिन वापसी में कभी रात के 11, कभी 12, कभी 1 और कभी-कभी इवन 2 या 3 बज जाया करते थे। तो वैसे ही जनवरी चल रहा था और जनवरी की एक सर्द तरीन रात थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं अपने ऑफिस साइट एरिया से निकला तो रात के तकरीबन पौने 2 बजे का टाइम था। अब मेरी जो रिहाइश थी क्योंकि वो पीपल्स चौरंगी के करीब मौजूद थी, तो साइड से जब आप आते हैं तो आपके पास दो रास्ते हुआ करते हैं। या तो आप अंदर ही अंदर पीछे की तरफ से औरंगी टाउन, अब्दुल्ला कॉलेज और फिर कलंदरिया या सखी हसन के रास्ते से आ और जा सकते हैं, या फिर उस दौर में नाजमाबाद से आप सीधे सखी हसन आए और फिर वहाँ से पीपल्स चौरंगी या आगे बढ़ सकते थे। इत्तफाक है कि जिस रात ये कहानी मेरे साथ पेश आई, मैं ये जो पीछे वाला हिस्सा है यानी अब्दुल्ला कॉलेज से सीधा सखी हसन या कलंदरिया की तरफ आ रहा था, तो जब मैंने कलंदरिया की चौरंगी घुमाई और सीधे हाथ पे यानी जहाँ पे सखी हसन मौजूद है उस तरफ अपनी बाइक को दौड़ाना शुरू किया, तो मेरे लेफ़्ट साइड पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कब्रिस्तान या कुछ घर मौजूद थे, जबकि जो राइट साइड वाला हिस्सा था वहाँ पे पार्क और बंगले हुआ करते थे। बहरहाल मैं जैसे ही कुछ दूर आया तो एकदम से जो मेरी बाइक थी उसमें झटके लेना शुरू कर दिए और मैं एग्जैक्टली कब्रिस्तान का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने मौजूद था, जहाँ पे आमतौर पे उस दौर में एक फूल वाला बैठा करता था। ज़ाहिर सी बात है रात का टाइम था तो वहाँ पे कोई फूल वाला मौजूद नहीं था, लेकिन हाँ मेरे सामने कब्रिस्तान का गेट था और उससे कुछ पहले बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था। हालांकि जो मेरी बाइक थी उसके अंदर फ्यूल वगैरह मौजूद था और बाइक के बंद होने के कोई चांसेस नहीं थे। खैर मैं बाइक से उतरा। उतरने के बाद मैंने प्लग वगैरह को चेक करना शुरू किया। इसी दौरानिए में जबकि मैं प्लग को चेक कर रहा था या फ्यूल या ऑयल चेक कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे कब्रिस्तान का मेन गेट मौजूद है उस गेट की तरफ से कोई औरत जो कि बुरके के अंदर मौजूद थी, आगे यानी जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था वहाँ पे चलती चली आ रही थी। ये जो औरत थी इसने ना सिर्फ बुर्का पहन रखा था बल्कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था उसके एक हाथ में कोई शॉपर या इस तरह की चीज़ मौजूद है। बहरहाल मैं बड़ा हैरान था कि ये इतनी रात में कब्रिस्तान के अंदर से भला क्यों कर निकली है। खैर हो सकता है कि जो एतराफ़ में इक्का दुक्का बंगले मौजूद हैं उन बंगलों में से किसी बंगले के अंदर से निकली हो, लेकिन जितनी सर्दी थी, जितना यहाँ पे सन्नाटा था और जितना यहाँ पे अंधेरा मौजूद था, यह बहुत ही बाहिम्मत औरत थी जो कि इतनी रात में इस कब्रिस्तान वाले रास्ते से सीधी इस तरफ आ रही थी। खैर मैंने उस औरत के ऊपर से अपनी नज़रों को हटाया और दोबारा से जो मेरी बाइक थी उसका जायज़ा लेना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है कि अभी मुझे 5 या 10 सेकंड मज़ीद गुजरे होंगे कि ना चाहते हुए भी एकदम से मेरी नज़र उठी और उस औरत की तरफ खुद ब खुद चली गई। अब ये जो औरत थी ये मेरे काफ़ी करीब आ चुकी थी और इसके हाथ में जो कुछ मौजूद था ये मुझे वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा था। लेकिन मैं हैरान था, परेशान था कि इसके हाथ में जो मौजूद है भला ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है।
आप यकीन करें कि इस औरत के हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे किसी का सर मौजूद है। और अजीब बात ये थी कि उस सर के ऊपर या उस मुंह पे जो आंखें मुझे दिखाई दे रही थीं, वो मुसलसल मूव कर रही थीं, जैसे कि इस सर या इस गर्दन से ऊपर वाले हिस्से के अंदर जान मौजूद हो। वो बड़ी बेबाकी के साथ मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी, और जैसे जैसे वो मेरे मज़ीद करीब आ रही थी, मुझे यकीन हो चला था कि वाकई में इस औरत के हाथ में एक ऐसा सर मौजूद है जो कि यकीनन किसी इंसान का सर दिखाई दे रहा था। अब जैसे जैसे वो मज़ीद करीब आ रही थी, मेरा और उसका फासला कम से कम होता जा रहा था। मेरी सांसें मज़ीद फूलना शुरू हो चुकी थीं, और मुझे अब लग रहा था किसी भी लम्हे एकदम से मेरी जान निकलने वाली है। लेकिन खैर, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे एकदम से पीछे की तरफ से हल्की सी रोशनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई टॉर्च लेके या कोई गाड़ी लेके मेरे पीछे की तरफ आया हो, और उसकी गाड़ी की लाइट हल्की सी मेरी तरफ या फिर आगे जहाँ पे कचरा मौजूद था उस तरफ आके पड़ी हो। और ऐसा ही था कि जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो एक सुजुकी वाला अपनी सुजुकी को लेके मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अब इस सुजुकी वाले को या इस सुजुकी को देख के मेरी जान में जान आई, और मैं जल्दी से खड़ा हुआ और मैंने उस सुजुकी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि मैं उस सुजुकी के नज़दीक आ जाऊं, उसको रोकूं, और उसको रोकने के बाद इस औरत की तरफ इशारा करूं जो कि अपने हाथ में एक सर को लेके आगे बढ़ती चली आ रही थी। लेकिन आप यकीन करें कि जैसे ही मैं उस सुजुकी वाले के सामने आया और उसने अपनी सुजुकी को रोका, तो मैंने उसको उस तरफ देखने का इशारा किया जहां से वो औरत हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। लेकिन आप यकीन करें कि जब मैंने उस आदमी को देखा या उसको इशारा करके वहां मुतवज्जा करना चाहा, और जब मैंने पलट के वहां पे देखा जहां पे वो औरत मौजूद थी, तो अब ऐसा लग रहा था जैसे देखते ही देखते ये औरत हवा में तहलील हो चुकी है। हालांकि यहाँ से घर, कचरा कुंडी, इवन की रोड भी काफ़ी दूर मौजूद था, और इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये औरत भला कहाँ पे गायब हो सकती थी। आप यकीन करें कि मैं हैरान था। खैर, वो सुजुकी वाला रुका और वो निकल के बाहर की तरफ आया। जब मैंने उसको इशारा करके कहा कि अभी यहाँ पे एक औरत मुझे आती दिखाई दे रही थी, तो वो कहने लगा कि भाई साहब, आपको किसने बोला है कि आप यहाँ पे कब्रिस्तान के सामने बैठ के भला उस तरफ देखें। ये जो एरिया है, ये जो हिस्सा है, ये काफ़ी अरसे से हाउंटेड है, और अक्सर इस तरह की चीज़ें इस कब्रिस्तान के दरवाजे के बाहर की तरफ नज़र आया करती हैं। लिहाजा आप जल्दी से अपनी बाइक लें और मेरे सामने मेरे साथ साथ आगे चलें। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं बाइक लेके ज़रा आगे की तरफ आया, तो वहाँ जाके जब मैंने बाइक को स्टार्ट करना चाहा, तो पहली किक के अंदर ही बाइक स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। 1987 का दौर चल रहा था। सादा दौर था, बहुत अच्छे लोग थे। हम तो वैसे भी गांव में रहा करते थे, और उस दौर में ना टेक्नोलॉजी अपने उरूज पे थी और ना ही इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। हमारे फादर क्योंकि एक लैंडलॉर्ड थे और काफ़ी अरसे से पैसे जमा करते चले आए थे, तो उन्होंने हमसे मशवरा किया, ख़ास तौर पे मेरी मदर से मशवरा किया कि क्यों ना गांव के अंदर जो हमारी ज़मीन मौजूद है, जो कि पिछले सालों से, सदियों से खाली है, क्यों ना वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी हवेली तामीर की जाए। वैसे तो जिस हवेली में हम लोग रहा करते थे वो भी बहुत ही बड़ी हवेली थी, और उसकी तारीख भी अंग्रेज़ों के दौर से या उससे भी पहले जा मिलती थी। लेकिन जब आपके पास पैसे हुआ करते हैं
तो आप लोग कोशिश करते हैं कि जो आपका लिविंग स्टाइल है उसको बेहतर से बेहतर कर सकें। खैर, काफ़ी डिस्कशन हुए और तकरीबन 1 साल तक ये मामला चलते रहे और फाइनली ये तय हुआ कि एक बहुत बड़ी सी हवेली तामीर की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उसका जो तर्ज़ तामीर है वो इस तरह से हो कि आने वाले 100-200 साल तक उसको कोई नुकसान ना हो। और जब हमारी आने वाली नस्लें इस हवेली को देखें तो उनको याद आए कि उनके आबा व अजदाद ने यह हवेली बहुत ही दिलचस्पी के साथ तामीर की थी। अब ये जो ज़मीन थी जो कि सदियों से सालों से खाली थी, ये भी हमारे आबा व अजदाद की ज़मीन थी और ये हमारे गांव से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर के फासले पे मौजूद थी। इस ज़मीन के चारों तरफ जो हालात थे वो कुछ इस तरह से थे। एक तरफ एक बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान मौजूद था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सी नहर थी जो बहा करती थी, जबकि जो तीसरी तरफ का हिस्सा था वहाँ पे कुछ खेत वगैरह मौजूद थे। तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर अंदर ये जो हवेली थी ये तामीर हुई और इस दौरानिए में तकरीबन 3 से 4 मज़दूरों की वहाँ पे अमवात हुई। वो जो भी अमवात थीं वो बज़ाहिर हादसा लगा करती थीं और किसी भी तरह हमें शक नहीं हुआ था कि जितने भी लोग इस हवेली को बनाने में अपनी जान से गए हैं उनकी जो जान है वो बिला वजह गई है। खैर, जब हवेली की तामीर मुकम्मल हो चुकी तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी हमारा सामान था उसको हमने वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू किया। मेरे फादर बताया करते थे कि जब वहाँ पे सामान शिफ्ट किया जा रहा था और जो भी मज़दूर थे जो सामान को वहाँ पे लेके जा रहे थे, तो उनका ये कहना था कि जब हम वहाँ पे सामान लेके जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो ऊपर वाला फ्लोर है यानी जो सेकंड फ्लोर है उसकी बालकनी में यानी ऊपर की तरफ से कोई हमें नीचे देख रहा होता है। जबकि एक मज़दूर ने यहाँ तक कहा था कि उसने सेकंड फ्लोर पे या उसकी बालकनी में किसी औरत को खड़े हुए देखा है। हालांकि हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे के सारे पुरानी हवेली में मौजूद थे और यहाँ से कोई भी औरत या कोई भी फैमिली मेम्बर अब तक नई हवेली में नहीं गया था। हमारे फादर ने ये जो बातें थीं उनको सरासर नज़रअंदाज किया और हमें बग़ैर बताए हम सबको लेके वहाँ पे शिफ्ट हो गए। जब हम लोग उस हवेली में शिफ्ट हुए सब कुछ नॉर्मल था और बज़ाहिर लग रहा था कि हम किसी जन्नत में आ चुके हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ इस तरह के वाक़यात और इस तरह के मामलात हमारे साथ पेश आना शुरू हुए कि जिनका हमारे पास ना कोई जवाब हुआ करता था और ना ही हमारी समझ में आता था कि जो कुछ हो रहा है वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे कि अक्सर उस दौर में जितने भी लोग थे उनकी कोशिश हुआ करती थी कि जो भी उनके पैसे होते थे या जो भी उनके पास माल हुआ करता था वो बैंक में रखने से गुरेज किया करते थे। उनकी कोशिश होती थी कि वो इन पैसों को अपनी हवेली में किसी तहखाने में या किसी ऐसी जगह महफूज करके रखें जिसके बारे में किसी को भी इल्म ना हो। तो वैसे ही उस दौर में मेरे फादर ने तकरीबन आप कह सकते हैं कि 25 से 26 लाख रुपए उस हवेली के अंदर किसी तहखाने में छुपा दिए थे। और ये जो तहखाना था, ये जो जगह थी जहाँ पे इन्होंने पैसे रखे थे, इस जगह के बारे में या तो मेरे फादर को पता था या फिर मेरी मदर को पता हुआ करता था। अब पैसे तो उन्होंने वहाँ पे रख दिए थे, लेकिन इत्तेफाक से 2-4 दिन गुजरने के बाद जब दोबारा से मेरे फादर का वहाँ पे उस जगह जाना हुआ तो वो ये देख के हैरान हो गए कि वहाँ पे जो भी पैसे थे वो सारे के सारे गायब हो चुके थे और एक भी रुपया वहाँ पे मौजूद नहीं था। हालांकि हमारी जो सिक्योरिटी थी या हमारी हवेली के बाहर जो गार्ड वगैरह मौजूद हुआ करते थे वो उस दौर में भी 8 या 10 लोग हमारी हिफाजत किया करते थे। किसी का हवेली के अंदर आना और आके पैसे ले आना या वहाँ से पैसों को गायब कर देना ये सिर्फ खाम ख्याली हो सकती थी। खैर, जब ये इतनी बड़ी अमाउंट हमारे घर से हमारी हवेली से गायब हुई
तो जो मेरे फादर थे उन्होंने मेरी मदर को भी इवन इन्फॉर्म नहीं किया और अपने तौर पे इधर उधर से तहकीकात करना शुरू कर दी। इसी तरह 5 या 6 दिन मज़ीद गुजर गए और जब 5-6 दिन के बाद उन्होंने दोबारा से उसी तहखाने में उस जगह जाके पैसे चेक किए तो वहाँ पे वो जो पैसे थे वैसे ही मौजूद थे जैसे कि शुरू में रखे गए थे। अब ये जो बात थी ये बड़ी अजीब सी बात थी कि पैसों का वहाँ से गायब हो जाना और कुछ दिनों के बाद उसी जगह से मिलना, ये सब कुछ क्या था। इसी तरह मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा रात के तकरीबन 11-11:30 बजे का टाइम था। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, शायद मैं टीवी देख रही थी या फिर कोई काम कर रही थी। एकदम से जो मेरे कमरे का जो पर्दा था जो कि खिड़की के बिल्कुल बराबर में मौजूद था, ऐसा लगा जैसे वो जो पर्दा है वो एकदम से खुद ब खुद हिलना शुरू हुआ है। अब जब आप खिड़की के बराबर में जो पर्दा मौजूद हो उसको हिलते हुए देखा करते हैं तो आपके जहन में यही आता है कि हो सकता है कि हवा चल रही हो या खिड़की खुली हुई हो जिसकी वजह से पर्दा मूव कर रहा हो। लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि ना ही हवा चल रही थी और ना ही जो खिड़की है वो खुली हुई थी, लेकिन एकदम से पर्दा इस तरह से लहरा रहा था जैसे बहुत ज़्यादा हवाएं उसके करीब जवार में चल रही हैं। इसी दौरानिए में जबकि मैं पर्दे की तरफ देख रही थी तो एकदम से वो जो पर्दा था वो पीछे की तरफ हटा और जैसे ही पर्दा पीछे की तरफ हटा तो पर्दे की आड़ में से या पर्दे के पीछे से एकदम से एक औरत बाहर निकली। ये जो औरत थी इसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था, कुछ अजीब सा खौफनाक सा इसका चेहरा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों की तरह चमक रही हैं। एक औरत का पर्दे के पीछे से एकदम से नमूदार होना और ना सिर्फ नमूदार होना बल्कि मेरे सामने आके खड़े होके मुझे देखना। अभी जबकि मैं इस सिचुएशन को समझना चाह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। इसी दौरानिए में वो जो औरत थी उसने मुझे कहा कि बीबी जितना जल्दी हो सकता है तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ और अगर तुम यहाँ पे रुकोगे तो तुम्हारे घर में से कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। ये कहने के बाद वो जो औरत थी एकदम से ऐसा लगा जैसे वापस पर्दे के पीछे गई है और देखते ही देखते गायब हो गई। ये जो कुछ हुआ था ये कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ था और मैं काफ़ी देर तक पजल्ड वहीं पे खड़ी रही। मैं सोचती रही कि मेरे साथ हुआ क्या है। खैर जब मेरे थोड़े से सेंसेस बहाल हुए तो मैं सबसे पहले अपनी मदर के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मैंने ऐसे ऐसे एक औरत को ऊपर देखा है। तो उनका भी यही ख्याल था कि हो सकता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा हो या तुम्हारा वहम हो। बहरहाल ख्वाब देखना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो बिल्कुल सेंसेस में थी और ना सिर्फ सेंसेस में थी बल्कि मेरे सामने एकदम से पर्दा हिलना शुरू हुआ था। इसी तरह 3-4 दिन मज़ीद गुजरे। इत्तफाक से जो मेरी मदर थी वो सीढ़ियों से उतरती हुई किचन की तरफ जा रही थी। अब जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ रही थी तो किचन की जो लाइट थी वो बंद थी, लेकिन बाहर जो लाइट लगी हुई थी उसकी रोशनी किचन के अंदर तक जा रही थी। मेरी मदर बताती है कि जैसे ही मैं उस रोशनी से होते हुए किचन की तरफ बढ़ने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किचन के अंदर कोई औरत खड़ी हुई है और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ खा रही है। अब हमारे घर में जितनी भी औरतें मौजूद थीं, ये जो औरत थी ये उनमें से कोई भी औरत नहीं थी। पहले तो मेरी मदर यही समझी कि हो सकता है कोई नौकरानी हो या फिर हो सकता है कि कोई चोरनी है जो हमारे घर में दाखिल हो गई है। जैसे ही मेरी मदर किचन के बिल्कुल करीब पहुंची और उन्होंने बाहर की तरफ से जैसे ही किचन की लाइट ऑन की तो मेरी मदर ने देखा कि वो जो औरत है उसका वैसे ही हुलिया है, यानी कि उसका जो अजीब जला हुआ सा चेहरा है, उसका साइड का जो पोज है वो इनको नज़र आ रहा है
और वो झुकी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जो बहुत सारी हड्डियां उसके सामने मौजूद हैं उनको वो खाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल जैसे ही लाइट जली तो वो जो औरत थी एकदम से देखते ही देखते किचन से बाहर की तरफ निकली और जहां सीधे हाथ पे वॉशरूम मौजूद था उस तरफ जाके देखते ही देखते गायब हो गई। अब ये जो कुछ देखा था ये मेरी मदर ने सेंसेस में देखा था, अपनी आंखों से देखा था। तो इस वाक़ये के बारे में, यह सब के बारे में डिनायल मुमकिन ही नहीं था। तकरीबन 4 या 5 मिनट तक मेरी मदर बताती हैं कि मैं वहीं पे खड़ी रही और मैं समझने से कासिर थी कि जो कुछ मैंने देखा है वो क्या देखा है।